आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट है, आपकी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बीच का हम अंतर को समझेंगे और शिक्षा शास्त्र के जो विभिन्न योगदान है और जिसमें अगर हम प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और गणवाद तमाम चीजें उसके अंतर्गत दी हैं, तो इसको शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, ये मुझे बताइए। मैंने कल आपको बताया था कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। देखिए मैं ये बताइए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, बताइए जल्दी बताओ। शिक्षा शब्द ना संस्कृत के धातु से लिया गया है। शिक्षित जिसका धातु, अर्थ होता है सीखना। शिक्षित धातु से, उसमें एक शब्द मैंने कल बताया था कि जो शिक्षा धातु है, धातु में अ का जो प्रत्यय होता है, जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब उसका अर्थ जो निकल के आता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है बताइए, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मैंने कल आपको बहुत डीपली बता रखा है, बताइए। तो शिक्षा का अर्थ अगर एक नॉर्मल में ले तो सीखना होता है। मतलब आप शिक्षा के द्वारा बच्चों की आंतरिक शारीरिक उभारना, उनको बाहर निकालना। जैसे शिक्षा दो रूपों में होती है, जैसे संकुचित और व्यापक अर्थ में। मतलब शिक्षा के दो अर्थ का संकुचित अर्थ के अंदर जैसे हमने समझा था कि जो शिक्षा एक संकुचित एरिया के अंदर, स्कूल विद्यालय के अंदर, इसका संबंध उच्च शिक्षा से हुआ, ठीक है। और व्यापक अर्थ के अंतर्गत जो बच्चा जन्म से लेकर जब तक मृत्यु संयंत्र भी पहुंचता तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, वो हमारी व्यापक शिक्षा के अंतर्गत आ गया। और जो क्या बोलते हैं, जो हमने कल पढ़ा भी था कि शिक्षा का जो इंग्लिश में शब्द है एजुकेशन, ये कैसे बना है। एजुकेशन जो शब्द लैटिन भाषा के मेरे को बोलना नहीं आ रहा, एजुकेशन से बना है। और उस एडुकेशन से क्या बना है, ई प्लस डूको बना है। ई का जो हमारा अर्थ था वो था अंदर, और डूको का मतलब बाहर निकालना। जो भी हमारी दबी हुई जो एक शिक्षक है, शिक्षा के द्वारा बालक की जो दबी हुई चीजें हैं वो क्या करता है, शिक्षा के द्वारा बाहर निकालता है, ताकि क्या बोलते हैं, वो अपने जीवन में आके बड़े मतलब सीखे। ठीक है, बहुत सुंदर। अब मुझे रवि जी आप बताइए, शिक्षा के कोई परिभाषा बताइए, जल्दी बताइए, ज्यादा देर नहीं है, देर मत कीजिए। तो शिक्षा जैसे अभी जो है पहले दर्शन के बारे में तो मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे दर्शन जो है उस विधा को कहता है जो हमें सत्य की खोज, जो खोज करता है उसे दर्शन को कहा जाता है। इसमें अंदर जो है तार्किक, विधिपूर्ण एवं तर्कमत जो हमारे विचार होते हैं, विचारों को कला के द्वारा अपनी अंतर्सुद्धि व्यक्त करते हैं, उन्हें दर्शन के आधार पर कहते हैं। तो भारतीय दर्शन में जो है अनेक, जो भारतीय दर्शन के अनुसार देखें, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य के अंतर्निहित जो पूर्णता को अभिव्यक्त करता है वही शिक्षा है। बहुत बढ़िया। पाश्चात्य दार्शनिक रॉस के अनुसार जो है देखें तो हम जो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है जो एक दूसरे में निहित होते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे सोनी आप बताओ जल्दी, शिक्षा की परिभाषा जो अभी रवि जी ने बताया उससे कुछ मुझे बताइए कि एजुकेशन से, जो एजुकेशन शब्द को हमने कितने भागों में विभाजित है, एजुकेशन का अर्थ बताए मुझे। जो हमने कल आपको बताया था ई का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। ई डी का मतलब जल्दी बताओ। एजुकेशन शब्द है जो एजुकेट शब्द से बना है। ये एजुकेशन शब्द उसी ई तथा यू को दो शब्दों से, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो एजुकेशन जो शब्द है उसका अर्थ मुझे बताइए। जो शब्द है ना EDUCATION, ये जो है ई का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। ई का मतलब एक्सपर्ट, डिसिप्लिन, यूजफुल या यूनिटी, क्रिएटिविटी, फिर अवेयरनेस, ट्रूथ, इंटेलिजेंस और अपॉर्चुनिटी और नोबिलिटी। ठीक है, ये पूरी तरीके से समझिए। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे का। देखिए मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का, अगर हम शिक्षा दर्शन की परिभाषा अगर बात करें, शिक्षा दर्शन जो आपका पहला यूनिट दिया गया है उसमें दिया गया शिक्षा दर्शन शास्त्र दिया है, शिक्षा प्लस आपका दर्शन दिया। अगर हम कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा क्या होती है, आप ये देखिए कि
शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जो शिक्षा में आने वाली जो कमियां हैं, जो शिक्षा जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें जो कमियां आती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज जो उजागर होती है वो आपके दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम उसको प्रयोग में लाया जाता है, उसके आधार पर होता है। मैंने कल ये भी कहा था कि भैया शिक्षा किस शब्द किस भाषा से लिया गया, तो जैसे आरती ने अभी मुझे बताया था कि भैया संस्कृत शब्द से लिया गया। संस्कृत शब्द की अगर हम बात करते हैं तो धातु में और प्रत्यय लगाने से क्या होता है, इस वजह से शिक्षा शब्द बनता है। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन शास्त्र की अगर मैं परिभाषा की अगर बात करूं क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। शिक्षा दर्शन क्या होता है, कभी क्वेश्चन, ये जो पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, जो आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में पहला जो पोर्शन दिया गया, हम यूनिट वार चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, उसमें क्या दिया गया है याद रखिएगा। मैंने कल आपको कहा था कि शिक्षा और न दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने कल आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, आशा जी आपको याद है, मैंने कल आपका कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू। ये जो कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया है, ये ऐसा कौन सा पाश्चात्य शैली का कौन सा ऐसा विद्वान है, या कहीं ऐसा कौन सा राइटर है, या कहीं कौन सा ऐसा फिलोसफर है जिसने ये कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्या है बताइए। J.S. राउस है जीएस राव के द्वारा ये कहा, बिल्कुल सही है विनीता, ठीक है। जीएस राव द्वारा क्या कहा गया, इसको थोड़ा समझने की है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। किस प्रकार से, इसको थोड़ा समझिए, आपको शिक्षा और दर्शन का पूरा मतलब यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। जब जीएस राव के द्वारा जो कहा गया है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक समान वस्तु के विभिन्न पक्ष का बोध कराता है। देखिए ये जो शिक्षा का अगर हमने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों पहलुओं की अपनी वैल्यू है। इसमें क्या, सिक्के की अगर हम बात करें, एक तरफ क्या होता है, मुद्रा की आकृति छपी रहती है, एक तरफ क्या होता है, उसमें उसकी वैल्यू छपी रहती है। मान लीजिए हमारा जो मुद्रा है भारत की, उसमें हम कहते हैं अशोक चिन्ह छिपा है, तो उसके पीछे उसकी वैल्यू छपी है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 10 रुपया, उसकी वैल्यू छपी है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने कहा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। यहाँ पर दो पहलू हैं और दो पहलू के समान एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराती है। जिस प्रकार कोई सिक्का मूल्यवान समझा जाता है, कब समझा जाता है, जब कोई सिक्का होता है उसको हम मूल्यवान कब समझते हैं, जब उसका कोई एक राष्ट्रीय आकृति हो और दूसरी ओर उसका मूल्यांकन अंकित हो। कहने का मतलब है कि जब हम कोई किसकी बात कर रहे हैं, कि जब हम एक सिक्के की बात करते हैं, सिक्के के उसमें क्या छिपा है, एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह छपा रहता है, और उसके बाद उसके दूसरे पहलू में क्या छपा रहता है, उसका मूल्यवान कितना है। अगर मैं कहूँ कि भैया 10 रुपये का सिक्का है, तो 10 रुपये के सिक्के के पीछे छपा होगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह छपा होगा, और उसकी वैल्यू छपी रहेगी। वैल्यू क्या काउंट की जाएगी, 10 रुपया, तो इसलिए वो क्या हो गया, वैल्यूएबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और दर्शन शास्त्र भी अभी इसी प्रकार से अभी थोड़ा सा और समझाता हूँ। तो ये क्या होता है, मैंने कहा कि भैया राष्ट्रीय आकृति हो और दूसरी ओर उसका मूल्य अंकित हो, तो उसमें किसी एक में भी अगर कमी हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने कहा राष्ट्रीय चिन्ह छपा है और उसकी दूसरी तरफ उसकी वैल्यू छपी है, अगर वैल्यू छपी है, अगर उसमें से एक को भी हटा दिया जाए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भैया उसमें राष्ट्रीय चिन्ह को हटा देता हूं, वहां पर 10 रुपये का जो चिन्ह बना है उसकी वैल्यू छपी है, तो क्या सिक्का चल पाएगा या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए, बताओ। नहीं सर, क्यों नहीं चल पाएगा, बताओ। हो गया ना, ठीक है, उसको बोलो, क्योंकि दोनों ठीक है सर। देखिए उसमें क्या है, अब हमने कहा कि दोनों पक्ष एक साथ चलते हैं, इसमें क्या है, सिक्के के दो पहलू, ये क्या है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अगर मनुष्य है, मनुष्य को अगर जो प्राण जो मनुष्य में फूकते हैं वो आपकी क्या है, वायु है। अगर वायु का संसार थोड़ा सा भी बंद हुआ तो मनुष्य शरीर क्या होगा, एकदम मृत पड़ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब तक है मनुष्य के शरीर की, जब तक वायु का प्रभाव गतिशील है तब तक क्या है, दोनों वैल्यूबल। उसी प्रकार से क्या है, जब एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू में एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह छपा है, एक तरफ उसकी वैल्यू छपी हुई है, अगर वैल्यू को हटा देते हैं या फिर उसमें से किसी एक भाग को हटा देते हैं तो वो सिक्का क्या कहलाया जाएगा, खोटा सिक्का कहलाया जाएगा। तो उसकी कोई मूल्य नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती, क्यों, उसका एक पक्ष हट गया है, ठीक है। अब ये पक्ष कैसा हटा उसको समझने की कोशिश, वो सिक्का क्या हो जाता है, खोटा सिक्का माना जाएगा।
उसी प्रकार से अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था में, अगर हम शिक्षा व्यवस्था में कहें तो शिक्षा व्यवस्था में भी वो सिक्के की आकृति जैसी होती है। शिक्षा व्यवस्था भी क्या होती है, जिस प्रकार से मैंने सिक्के का उदाहरण दिया उसी प्रकार से शिक्षा की क्या होती है, आकृति होती है। अब शिक्षा की क्या आकृति, अगर हम देखिए दर्शन, अब इसमें क्या होता है, आकृति जैसी होती है, दर्शन उस सिक्के पर अंकित मूल्य के समान होता है, ठीक है। अब उस सिक्के पर आप देखिए शिक्षा इतनी वैल्यूबल होती है, जो शिक्षा है, शिक्षा उस सिक्के पे जो छपा हुआ वैल्यूबल, वो जो उसकी वैल्यू काउंट करता है। अगर उसमें से कोई चीज हटा दो, अगर मान लीजिए शिक्षा, अगर हम शिक्षण कार्य की अगर बात करते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 3 स्तंभ होते हैं। देखिए मैंने कहा शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, छात्र होता है। अगर इसमें से किसी एक को भी हटा देते हो तो शिक्षण कार्य अधूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिक्के पर अंकित मूल्य के समान है और ठीक है, समान होता है। याद रखिएगा, अगर हम इसमें से अगर हम शिक्षा को हटा दें, अगर शिक्षा में आने वाली जो कमियां होती हैं वो कमियां किससे उजागर होती है, दर्शन शास्त्र से। हमें क्या होता है, हम दर्शन, जो शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण कौन करता है, दर्शन। वो चीज है, हमें उसकी कमी को उजागर करने के लिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के पूर्वक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, वैल्यूबल होते हैं। अगर इसमें से किसी को एक को हटा तो ये शिक्षा का जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वो शिक्षा वैल्यूबल नहीं होता है, वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती। एक मान लीजिए मूर्ख व्यक्ति है, उसी के समान ये हो जाती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए J.S. मैकेंजी के आधार पर शिक्षा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो उन्होंने अपनी परिभाषा दी है, वो कहते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ स्पर्श करते हुए कहा गया है। देखिए मैकेंजी द्वारा शिक्षा का अर्थ स्पर्श करते हुए व्यापक तौर पर क्या कहा गया है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रतिक्रिया है व्यापक रूप में। अगर हम व्यापक रूप में किसे कहते हैं, उसका जिसका कोई अंत ना हो, वो बहुत भाव सागर है, वो दायरा क्या है, व्यापक होता है शिक्षा का। याद रखें, शिक्षा एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसका दायरा क्या होता है, व्यापक होता है। अब व्यापक कब तक होगा, जब तक उसका दायरा फैलता जाएगा, ठीक है। अभी मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ से एग्जिट होना चाहता है पहले एग्जिट हो जाइए, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ अगर हम प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या अपनी थ्योरी देते हैं, शिक्षा विद्यार्थियों के शारीरिक और आत्मा में उस सौंदर्य का या पूर्णपण का विकास करती है जिसके पास योग्य है। अब देखिए अरस्तु द्वारा क्या कहा था, शरीर में जो आत्मा है ना, आत्मा में शिक्षा का कितना ज्यादा महत्व है। आत्मा शिक्षा के मंदिर के रूप में अगर कहें, वो उसके प्राणदायी रूप में ये माना जा गया है। अब यहाँ पे देखिए जो शिक्षा विद्यार्थी के शरीर में आत्मा का रूप धारण करता है। जब अगर कोई कहते हैं ना कि शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति ने अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करी है तो वो उस पशु के समान है जिसमें पूंछ रहित पशु के समान है। अगर कोई व्यक्ति ने अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करी है तो वो व्यक्ति किसके समान माना गया, उस पशु के समान माना गया जिसमें सींग रहित है या कहीं पूंछ रहित, वो क्या है, पशु के समान क्या माना गया है, इंसान को माना गया जिसमें ये चीजें नहीं है, ये तमाम चीजें। अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ न विवेकानंद के आधार पर कहते हैं, अभी विवेकानंद के द्वारा क्या कहा गया, शिक्षा के अंतर्गत कहा गया शिक्षा का परिपूर्णता का प्रदर्शन जो मनुष्य के अंदर होता है। देखिए जो हमारी चीज, हमारे जो अंदर जो शिक्षा है, कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालने के लिए क्या जो महत्वपूर्ण जो योगदान जो निभाता है वो शिक्षक निभाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो परिपक्वता है, हमने कहा कि शिक्षा क्या करता है, मनुष्य का स्वर्णांगी विकास करता है, उसके बहुमुखी चीजों का विकास करता है। याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करती है। देखिए शिक्षा मनुष्य का निर्माण और समाज का निर्माण कैसे करती है, कोई मुझे बताएगा? किरण आप बताओ। जो डॉक्टर राधाकृष्णन के आधार पर कहा गया है कि जो शिक्षा है वो आपका मनुष्य का विकास करता है और समाज का विकास करता है, ये कैसा है, कैसे संभव हो सकता है, मुझे बताओ। ये सही है गलत है? कोई भी है जिसे आता है वो बताओ। अब विनीता बताओ, बेटा जल्दी बताओ। एक बार फिर से बोले आप। राणा जी आप बताइए, राणा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, आप बताओ। हाँ सर, राधाकृष्ण के अनुसार है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अगर हम बात करें, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए या कहें उसका निर्माण करती है। क्या शिक्षा मनुष्य का और साथ ही क्या समाज का निर्माण करती है? जी सर करती है, क्योंकि मानव मनुष्य से ही समाज होता है। जब एक मनुष्य पढ़ा लिखेगा, जैसे आज हम हैं
अगर आज हम पढ़ लिखेंगे, अच्छा बुरा गलत सही समझेंगे, समाज के लिए क्या सही है, क्या कुरीतियां हैं जो अब तक चलती आ रही हैं, तो हमारे द्वारा ही क्या होगा, वो खत्म होगा या बढ़ेगा। तो राधा कृष्ण का कहना सही है कि मनुष्य बिल्कुल। शिक्षा क्या है, मनुष्य या समाज का विकास करती है। देखिए शिक्षा क्या करती है, शिक्षा क्या करती है, मनुष्य को एक आदर्शवादी बनाता है। क्या बुरा है क्या भला है उसका पहचान कराती है। हमारे समाज में किस प्रकार से हमें अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, हमें किस प्रकार से अपना व्यवहार आचरण करना है, हमें समाज के जो दायरे हैं उन दायरों में कहीं ना कहीं उनका पालन करना सिखाती है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, समाज का निर्माण कैसे होता है। अगर कोई बच्चा आईएएस बन गया तो अगर उस समाज की दयनीय स्थिति है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणादायी स्रोत बन सकता है, अपने समाज का वो क्या करता है, हित कर सकता है। ये तमाम चीजें शिक्षा के अंतर्गत रखी जाती है। शिक्षा से किसी समाज की दिशा और क्या कहते हैं उसकी पूरी स्थिति चेंज की जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सभी क्या आ गया बताइए, आगे चलूं। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, मैं देखिए कभी पूछा जाता है कि दर्शन शास्त्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया। कभी क्वेश्चन आपको बनेगा कि दर्शन शास्त्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया। उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भाग कौन कौन से हैं पहले याद रख ले। एक तो है दर्शन के अंगों के रूप में विभाजित किया जाता है। दूसरा है आपके स्वमेव, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसको विकसित करता है। तीसरा है आपके शिक्षा शासन के अंग के रूप में क्या करता है, उसको विकसित करता है। शिक्षा के शाखा के रूप में क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं विकसित करता है। शिक्षा के बहुआयामी चीजों को क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको सामने लाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये शिक्षा दर्शन शास्त्र को कितने रूपों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, कि कभी मैंने कल ये भी कहा था कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक अर्थ की आपका बहुत ज्यादा क्या होता है शिक्षा का। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो उससे उस शिक्षा से है जब क्या कहते हैं बालक को क्या कहते हैं अपने जीवन पर्यंत क्या करते हैं अपने माता पिता भाई बहन मित्र पड़ोसी या कहें आपके जो समाज है, दुकानदार है, मैंने कहा कि नक्कड़ नाटक में बैठा है, कहीं पर पार्क में बैठा है, कहीं मैदान में गया है, कहीं पर क्या गया है, वहां से भी क्या करता है वो अपनी शिक्षा को कहीं ना कहीं ग्रहण करता है। और जो विद्यालय शिक्षा होती है वो विद्यालय शिक्षा क्या होती है, आपके एक दायरे में 4 दीवारों पर क्या होती है शिक्षा एक कहीं ना कहीं कैद हो रहती है और चार दीवारों तक ही वो शिक्षा रहती है। और वो शिक्षा की अगर हम बात करें वो एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। ठीक है, उससे अगर हम कहें जो 4 दीवारी के अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है उससे किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है पूर्ण विकास, उसका स्वर्णिम विकास नहीं हो सकता है। वो जो शिक्षा है वो शिक्षा जो पूर्व में निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर ही निर्धारित वो जो विधियां होती हैं उस पर आधारित होती है। और इन विधियों से आपका क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति विशेष का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। ये क्या होता है जो ये शिक्षा में कह रहा हूँ कि 4 दीवारों पर इसमें कोई पूर्व में जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है शिक्षक क्या करता है उसी पाठ को पढ़ाता है। मान लीजिए एक पुस्तक में आपके 10 पाठ हैं तो 10 पाठों को ही शिक्षक क्या करेगा आपको पढ़ाएगा। अगर 10 पाठ कंप्लीट हो जाए तो पुनः उस पाठ को क्या करेगा आप रिवीजन कराएगा। और जब मैं कहता हूं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, आप शिक्षा व्यापक अर्थ का मतलब कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। आप अपने घर से सीख सकते हो, अपने माता पिता से सीख सकते हो, अपने भाई से सीख सकते हो, आप बहन से सीख सकते हो, मित्र से सीख, पड़ोसी से सीख सकते हो, शिक्षक से सीख सकते हो, या कहीं भी ऐसे नुक्कड़ चाय की ठेली में बैठते हो या सब्जी वाला है तो उससे भी सीख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व में कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें पूर्व में निर्धारित कोई पाठ्यक्रम है, ये निश्चित शिक्षण विधि, ये कोई एक निश्चित रूप से कोई शिक्षण विधि इसमें बनाई नहीं जाती है। ये क्या होती है, ये ना ये पुस्तक पर आधारित होती है, इसमें क्या होता है ये व्यापक होता है। अब इसीलिए मैकेंजी ने क्या कहा इस पर से देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रतिक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी कैसी प्रतिक्रिया, एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो व्यापक रूप में क्या होती है कहीं से भी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने कल आपसे कहा था कि शिक्षा की परिभाषाएं, मैंने आपको बताया कि सुकरात के आधार पर, कोई मुझे बताएगा सुकरात ने शिक्षा के अंतर्गत क्या परिभाषा दी थी, जल्दी बताइए। एक मैं पहले ही कह रहा हूं, यहाँ पर किसी की शादी नहीं हो रही जो अपना मुंह दिखाई यहाँ पर आ रहे हैं चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले कह रहा हूँ, अब यहाँ पर जो भी बच्चा जुड़ेगा पहले आप अपना पेमेंट करोगे तब जाके यहाँ पर जुड़ोगे। ये नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हो, पहले बच्चा क्या हो रहा है आ रहा है लेफ्ट हो रहा है जा रहा है, इस प्रकार से नहीं चलेगा। पढ़ना है तो सीरियस तरीके से पढ़ो। चलिए बताइए, सुकरात का मतलब जो सुकरात है, सुकरात ने क्या चीजें कही थी,
शिक्षा के संबंध में उन्होंने क्या परिभाषा दी थी? उन्होंने कहा था कि भी शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव के जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में अदृश्य रूप में क्या होता है, विराजमान होता है और संसार में क्या सर्वमान्य विचारों को कहीं ना कहीं प्रकाश में लाने का कोशिश कर। जो शिक्षा है, जो मनुष्य है, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या होता है, अदृश्य रूप में क्या होता है, विराजमान होता है। और वो क्या करता है, वो जो मस्तिष्क है, जो वो शिक्षा है, वो क्या करता है, संसार को कहीं ना कहीं एक नई दिशा, एक नई रूपरेखा वो क्या करता है, दिखाता है। ये कहीं अपने विचारों से, अगर देखिए किसी व्यक्ति विशेष को, जो अगर हम कहें आज इतने ज्यादा इन्वेंटमेंट हो रहे हैं, या कहें जो बहुत ज्यादा नए नए खोजे हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमने चंद्रयान भेज दिया है, मंगलयान भेज दिया है, ये कैसे हो रहा है, जो शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। जो मानव है, मानव के मस्तिष्क में जो अदृश्य रूप में जो शक्तियां विराजमान है, जो विचार विराजमान है, उन विचारों को आप प्रत्यक्ष तौर पर किसी चीज में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब जाके वो आपके सामने आ रही है। फिर मैंने कहा था कि प्लेटो के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा को क्या करता है, वो पूर्ण रूप से विकसित करता है। याद रखना है, शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य का आत्मा भी क्या होता है, कहीं ना कहीं शुद्ध होती है, या कहीं सौंदर्य का बोध होता है उसमें, और शरीर का विकास करता है, और कहीं ना कहीं जो कहीं बहुमुखी विकास करता है। बहुमुखी विकास में चौमुखी विकास भी उसके अंदर आ जाता है। ये पूर्ण रूप से वो क्या करता है, वो शिक्षा को ग्रहण करता है। याद रखिएगा, समझ में आ गया? इतना बताइए, आगे चलूं? ठीक है। अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि मैंने कल ही कहा था कि नेचुरल ऑफ एजुकेशन की बात करूं कि प्रकृति शिक्षा किसे कहते हैं। आप प्रकृति शिक्षा के संबंध में अगर आप देखोगे, बहुत से ऐसे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने, अगर मैं कहूँ समाजशास्त्री हो गए, वैज्ञानिक हो गए, बहुत से ऐसे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने क्या है, शिक्षा प्रकृति पर क्या करें, अपने अपने विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। चाहे वो मनोवैज्ञानिक आधार पर होते हैं, या राजनीति शास्त्र के होते हैं, या अर्थशास्त्री हो सकते हैं, या फिर आपके कोई लेखक हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है, या कोई भी फिलोसफर हो सकता है। वो अपने अपने तरीके से क्या करता है, शिक्षा के संबंध में अपनी अपने विचार को क्या करता है, प्रकट करता है। अब इसमें मैंने जैसे कहा कि भैया, मैंने कल आपसे कहा था कि शिक्षा क्या होता है, एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। अब सामाजिक प्रतिक्रिया किस प्रकार से है शिक्षा, उसको भी समझिए। इसमें क्या होता है, इसके मुख्य अंग 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा एक सामाजिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत कितने इसके प्रमुख अंग होते हैं, तो प्रमुख अंग क्या होते हैं, 3 प्रकार के इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। याद रखिएगा, 3 प्रकार के इसके अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहले मैंने कल ये भी बताया था कि भैया सीखने वाला होता है और सिखाने वाला होता है, और सीखने और सिखाने वाले की जो सामग्री होती है वो होती है। ठीक है। अगर हम इसको दूसरी तरफ से अगर देखें ना बेटा, तो उसमें क्या, सीखने वाला और सिखाने वाला के सामने जो प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखने वाले हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में कहें या पर्दे के पीछे से मैं कहीं ना कहीं कार्य कर रहा हूँ, ये कहीं ये होता है। अब मैं देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि सामाजिक शिक्षा एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। कैसे प्रतिक्रिया है? ये क्या होता है, सीखने वाला और सिखाने वाले के सामने क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है, और या आप कहें पर्दे के पीछे वो क्या करता है, कार्य करता है। आप एक चीज समझिएगा, शिक्षा क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनावरण प्रतिक्रिया होती है, कहीं जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया होती है। ये किस प्रकार से क्रिया होती है, मुझे कोई बताए, चलिए कोई बताओ, कोई भी बताए। रवि जी आप ही बताइए, और सभी लोग तो अपने फूफा की शादी में आ गए, एकदम मौनी बाबा बने बैठे हैं। चलिए आप बताइए, रवि जी आप बताइए। कोई बताएगा? सोनी आप बताओ बेटा। रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रतिक्रिया है, कैसे, किस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा बताइए। मनुष्य जो है तो मतलब कि जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, तो वहां से ही बच्चा सीखता है, गर्भ से ही सीखता है, वो सुनता है, या फिर माँ जो भी करती है वो अंदर सीखता है। फिर वो जैसे ही देखिए, मैंने फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाले अनावरण प्रतिक्रिया है, या कहीं उसके अंतर्गत जीवन भर चलने वाली। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है, बालक को शिक्षा केवल क्या क्या, अगर मैं कहूँ जो बालक है उसको केवल शिक्षा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्राप्त नहीं होता है। याद रखना है, आप ये सोचो कि भैया हमारा जो बच्चा है वो सिर्फ आप स्कूल में जाके ही वो शिक्षित होगा, बिल्कुल भी ये आपकी अवधारणा गलत है। ये अपने जीवन में समाज है, ये समाज के कितने भी सदस्य, आपके घर में आपका बच्चा है, आपके घर में आपकी दादी है, दादा है, पापा है, मम्मी है, या कहीं दादा या उसके चाचा है, चाची है, या बुआ है, वो किसी से भी सीखता है। समाज में वो कोई भी ऐसा सदस्य होता है, वो क्या करता है,
हर सदस्य से वो सीखता है, यहाँ तक कि वो प्रकृति से भी क्या करता है, कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। अब मैंने कहा पशु पक्षियों से भी क्या करता है, अपने जीवन में वो तमाम चीजों को सीखता है। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा कि महाराणा प्रताप अगर आप देखोगे जिसमें युद्ध हुआ था, तो एक गुफा में बैठे थे, तो उसने एक चींटी ऊपर नीचे जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनसे भी उन्होंने सीखा कि भैया हार नहीं माननी चाहिए। एक चींटी दीवार पे चढ़ी, बार बार गिरी थी, चढ़ रही थी, बार बार गिरी थी, अंततः गत्वा अगर मैं बात करूं वो अपने मंजिल को प्राप्त करी। कहीं ना कहीं हम हर तरीके से सीखते हैं। हम अपने जीवन के अनुभव, जो हमारे जीवन में कड़वे अनुभव होते हैं, तो हम उससे भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये तमाम जो चीजें आती हैं वो सारी क्या आता है, शिक्षा दर्शन शास्त्र का एक अनुमम या कहें ब्रॉड वो भाग होता है, ये कहें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि मैंने कल आपसे कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रतिक्रिया है, तो ये क्या होती है, मुझे बताएगा कोई? शिक्षा द्विमुखी प्रतिक्रिया है, कौन बताएगा मेरे को? जी सर, आपने जैसे कल बताया था शिक्षा दो मुखी होती है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी का भाग होता है। शिक्षा जब तक अगर विद्यार्थी ना हो तो शिक्षक का वो किसको पढ़ाएगा, मतलब कोई है नहीं उसके पास। ऐसे अगर विद्यार्थी है और दूसरा पहलू शिक्षक ना हो तो विद्यार्थी को पढ़ाने वाला या उसको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। हेमा आप बताइए बेटा, हेमा जल्दी बताओ बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। चलिए आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताइए जल्दी। जी सर, शिक्षक और छात्र एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सर। दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना अधूरा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रतिक्रिया है, वो कैसे कैसे बताओगे आप, बताओ जल्दी बताओ। सर आप मुझे पूछ रहे? मैं कह रहा हूँ शिक्षा त्रिमुखी प्रतिक्रिया है। रवि जी आप बताइए जल्दी। जी सर, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों ही आएंगे सर, उसमें किसी एक बिना ये तीनों की कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये शिक्षा दर्शन क्या किसे कहते हैं, शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं बताइए। सर दर्शन का अर्थ होता है देखना या विवेचन करना। देखिए जहाँ पर हम अगर शिक्षा दर्शन की अगर बात करते हैं तो वो शिक्षा में आने वाली जो कमियां होती हैं उनकी समस्याओं का निराकरण दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगर हम शिक्षा दर्शन की अगर बात करते हैं तो मैंने फिर से कहा कि शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जो शिक्षा के समस्त जो कार्य होते हैं, जो उसमें समस्याएं या कहें उसकी जो विधि रूप में जो समस्याएं आती हैं, चाहे उसके पाठ्यक्रम के बारे में कहें या उसके अनुशासन के अंतर्गत कहें या पठन पाठन की बात कहें या कक्षा कक्ष की जो क्रियाएं होती है, उन जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का जब निराकरण किया जाता है वो दर्शन से किया जाता है, शिक्षा दर्शन के माध्यम से उसका क्या किया जाता है, निराकरण किया जाता है, याद रखिएगा। इतना सभी के समझ में आ गया? बस ठीक है। रवि जी आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, बहुत गलत। ये चीज में थोड़ा जानना, एक शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र और शिक्षक आवश्यक होता है, और एक शिक्षण होता है जिसमें पढ़ाते हैं, वो तो ध्रुवीय प्रक्रिया होगी जिसमें छात्र शिक्षण और पाठ्यक्रम हो गया। बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये बताओ शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं? सर शिक्षा और शिक्षा में क्या डिफरेंस है जानना चाहता हूँ मैं। क्या कहा? शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है? देखिए शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, देखिए शिक्षा क्या होता है, हम कहीं से भी कुछ चीजें ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, शिक्षा कहीं पर से भी कहीं पर भी हम उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। और शिक्षण का जहाँ पर कार्य किया जाता है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। आपको जो शिक्षण कार्य कराया जाता है आप बचपन से अभी तक करो, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी गुरु के माध्यम से कराया गया, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शिक्षण कराया जाता है, ठीक है। चाहे आप कॉलेज में हुआ तो वहाँ पर कोई एक शिक्षक शिक्षार्थी दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे शिक्षण कहा जाता है। और जहाँ पर शिक्षा की बात कहा जाता है तो शिक्षा क्या होती है, ब्रॉड होती है, वो शिक्षा आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप विद्यालय में जा रहे हो आप शिक्षक पर ही आप डिपेंड हो, नहीं, ये गलत है। ये शिक्षा कैसे, अगर हम शिक्षा की अगर बात करते हैं तो वो आपके मम्मी भी दे सकती है, आपके भाई भी दे सकते हो, जो आपकी बच्ची है ना घर में, अगर बच्ची कभी कुछ चीज सीख रही तो वहां से भी आप ग्रहण कर सकते हो। वो चीजें आप कहीं से भी, एक छोटा बच्चा है तो हम उससे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो दोनों में यही फर्क है। जब हम शिक्षा दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें तमाम पहलुओं का जो क्या होता है, समस्याएं होती हैं, समस्या बहुत होती है, उनका निराकरण करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी के अंदर का आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए शिक्षा दर्शन के विभिन्न दर्शनों का जो योगदान है उसमें
एक शब्द आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो आज हमारा टॉपिक चलने वाला है, फिलोसफरों के बारे में हम चल रहे हैं, प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं किसे कहते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रकृतिवाद किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ क्या कहते हैं, नेचुरल की बात अगर हम कहते हैं तो ये क्या होता है, अगर ये बताओ प्रकृतिवाद, देखिए इसको नोट डाउन करिए, आरती ये याद रखना। प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द का क्या है, नेचुरलम शब्द से क्या है, इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, याद रखने हैं। प्रकृतिवाद जो शब्द है अंग्रेजी का, अगर हम प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए जल्दी। प्रकृति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचर। हाँ, तो ये हिंदी शब्द का इसका क्या है, ये रूपांतरण है। ये जो है ना, ये जो शब्द है, ये दो शब्दों का योग होता है, इसमें दो शब्दों का योग से ये क्या होता है, बना होता है। एक तो नेचुरल, एक नेचुरल, नेचर प्लस नेचर, एक नेचर होता है प्लस उसमें नेचर में प्लस कर दीजिए, नेचर में जो प्लस करोगे उसमें IASM, ये शब्द जब जुड़ता है तो उसमें नेचर का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति से संबंधित होता है, जो चीजें प्रकृति। अब देखिए शिक्षा में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम इसमें प्रकृति द्वारा किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाता है, कि प्रकृति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा शास्त्र के अंदर शिक्षा में इसकी क्या पृष्ठभूमि है, तो ये होता है। इसमें अगर मैं प्रकृति से संबंधित, मैंने कहा कि भैया नेचर की अगर बात करूं तो ये प्रकृति से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, IM का मतलब होता है ना, ISM का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। इसमें ये जो सिद्धांत होता है कि इस प्रकार से जैसे प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांत की अगर बात करो तो उसका जब अध्ययन किया जाता है तो प्रकृतिवाद उसको शब्द कहा जाता है। जब हम प्रकृति से संबंधित, जब नेचर से संबंधित जो चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके सिद्धांतों को जब हम समझते हैं तो उसी सिद्धांतों को क्या कहा जाता है, प्रकृतिवाद कहा जाता है। अब प्रकृतिवाद क्या है, कभी क्वेश्चन, ये क्या है, एक व्यापक, ये क्या है, एक बहुत बड़ा व्यापक है। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की अगर बात करूं, इसमें क्या होता है, सब कुछ बाहर से निकाल के फेंक देते हैं। फेंकना होता है कि सब कुछ क्या होता है, बाहर से निकाल कर फेंक देते हैं। जो कुछ आध्यात्मिक है या वास्तव में जो चीज है जो हम अनुभव कर सकते हैं, जो मानव को क्या मिलता है, जो प्रकृति से मिलता है, जो हम कह रहे हैं कि जो बाहरी बनावट जो चीजें हैं, जो कृत्रिम है, उन सभी चीजों का त्याग कर दो। कहने का मतलब है जो प्रकृति रूप में, जो आध्यात्मिक रूप में, जो आपको नेचुरल तौर पे जो मिली है, अगर कहीं नेचुरल पावर मिली है वो प्रकृति से मिली है, जो अगर नेचर से संबंधित है, जो प्रकृति से संबंधित, वो चीजें क्या होते हैं, वो वास्तव में हम क्या कहते हैं, प्रकृति में जो हमारे जो अनुभव होते हैं, और उनको क्या करते हैं, मानव के रूप में उसको, प्रकृति के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। उससे परे नहीं हो सकती कोई भी चीज। वही है क्या कहा जाता है, उससे प्रकृतिवाद उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि यार प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या होती है, प्रकृतिवाद की परिभाषा कितनी प्रकार की होती है। जेम्स वार्ड करके हैं फिलोसफर, वो कहते हैं कि प्रकृतिवाद से संबंधित उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी को भी समझी है। वो कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद की वह सिद्धांत है जो ईश्वर को क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। क्या करता है, ईश्वर से जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या करती है, ईश्वर को उससे क्या करती है, कहीं अलग कर देती है। पृथक मतलब उसको अलग कर देती है। आत्मा को क्या करते हैं, पदार्थ के अधीन कर देती है। आत्मा को क्या करती है, अपने आप में सजो लेती है। और जो चीजें हैं, जो नियम है, उन नियमों को क्या करते, सर्वोच्च तरीके से उसको विद्यमान कर देती है। कहने का मतलब है कि जो नेचर से संबंधित जो चीजें हैं उनको सर्वश्रेष्ठ चीज पे मानकर उसको सब कुछ वो उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। अगर हम बाइसन करके एक फिलोसफर हुए हैं, अगर उनके बारे में अगर हम चर्चा करें कि वो प्रकृतिवाद पर अपनी क्या बातें रखते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो क्या है, आध्यात्मिक है, और उसका बहिष्कार ही उसका क्या है, प्रमुख विषय था। अब ये जो कहते हैं कि यार प्रकृतिवाद क्या है, एक ऐसी प्रणाली है कि किस प्रकार की प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जो आध्यात्मिकता की अगर हम बात करते हैं तो वो ये क्या करता है, उसका सही पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर देता है, या बहिष्कार जब पूर्ण तरीके से करती तो ये इसकी विशेषता होती है। तो इतना आप लोगों के समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर ही चल रहा है तो मुझे बता दीजिए, बताइए। सर थोड़ा समझ में आ रहा है। आरती समझ में आ रहा है? आप थोड़ा लिखा भी दे दे तो ठीक था ना। सर आज पढ़ा हमने, सुना, कल उड़ जाएगा दिमाग। नहीं उड़ेगा,
मैं लिखा भी दूंगा, मैं जब मैं ये तमाम चीज़ें पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको ये इसकी सारी PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर हाँ वीडियो क्लियरी और आवाज़ी वॉइस नहीं आ रही। किसकी? आपकी? दोबारा उसको ज्वाइन कीजिए, हटिए फिर दोबारा ज्वाइन कीजिए इसे, ओके ठीक है? अब देखिए, अब मैं कहता हूँ कि प्रकृतिवाद का रूप, प्रतिरूप। अब क्या था? प्रकृतिवाद का प्रतिरूप क्या होता है? ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि भैया प्रकृति जो है, प्रकृति के अर्थ के संबंध में अगर हम बात करें तो बहुत ढेर सारे ऐसे विद्वान रहे हैं। मैंने कहा ना, हर फिलोसफर की अगर कोई दूसरा विद्वान है, वो उसकी जो उसने जो थ्योरी दी है उसकी हमेशा क्या करता है? बुराई करता है। वो कहता है नहीं, जो मैंने जो थ्योरी दी है वो सही है। हर व्यक्ति द्वारा प्रकृतिवाद से संबंधित जितने भी दार्शनिक रहे हैं उनके बीच हमेशा मतभेद रहा है। एक फिलोसफर रहे हैं एडम्स करके, उनका कहना है कि भैया कि जो ये शब्द है ये अत्यंत जटिल शब्द है। जो प्रकृतिवाद है ना, जो ये शब्द है वो बहुत ही जटिल। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वह कौन सा शख्स है जिसने ये थ्योरी दी थी कि भैया जो प्रकृतिवाद है वो बहुत ही अत्यंत जटिल शब्द है, तो ये बनता है। तो आपको पता होना चाहिए वो एडम्स करके वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज्यादा जटिल है। इसके अगर मगो इसकी स्पर्शता के कारण क्या होता है, कभी हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, हमें क्या है, अनेक चीजें हम भूलने लगते हैं, ठीक है? अब प्रकृतिवाद को हम कितने तरीके से स्पर्श कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो हम इसको 3 प्रकार से क्या करते हैं? स्पर्श कर सकते हैं। प्रकृतिवाद को हम 3 प्रकार से क्या करते हैं? विभाजित कर सकते हैं। अब 3 प्रकार से हम इसको किस प्रकार से विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन बनता है प्रकृतिवाद को कितने रूप में विभाजित किया जाता है? प्रकृतिवाद को 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला रूप होता है आपके, लिख लीजिए, पहला रूप होता है आपके पदार्थ वैज्ञानिक का प्रकृतिवाद होता है। पदार्थ वैज्ञानिक का प्रकृतिवाद होता है पहला। दूसरा होता है यांत्रिकवाद प्रकृतिवाद, यांत्रिकवाद प्रकृतिवाद होता है दूसरा। तीसरा होता है जीव वैज्ञानिक क्रमिक विकास प्रकृतिवाद होता है। ये 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? समझ में आ गया या दोबारा दोहरा दूं? दोबारा बोल दीजिए, तीसरा नंबर रह गया। देखिए, पहला है आपका जो पदार्थ वैज्ञानिक का प्रकृतिवाद होता है, दूसरा होता है यांत्रिकवाद प्रकृतिवाद होता है, तीसरा है जीव वैज्ञानिक जो क्रम विकास होता है ना, क्रम विकास होता है, उसका प्रकृतिवाद कहा जाता है। अगर हम बात करें जो हमने कहा कि भैया अब यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि जो मैंने कहा कि पदार्थ वैज्ञानिक पदार्थ है वैज्ञानिक प्रकृतिवाद अगर हम बात करें इसको, ये इसको समझिएगा इसको क्या होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें जो प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति में बहुत ढेर सारे ऐसे अणु विराजमान है ना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियर चीजें हैं, जो अणु हैं, बहुत असंख्य हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर अपने विचार के आधार पर देखें तो पदार्थ वैज्ञानिक की आधार पर अगर हम बात करें तो इसके बहुत ऐसे समस्त ऐसे प्रकृतिवाद के ऐसे अणु विराजमान है। अगर इस जगत में, अगर पृथ्वी में देखें, इस जगत में देखें तो इनकी रचना बहुत ही छोटे छोटे अणुओं से मिलकर होती है, या कहें अणु तत्वों से इनकी क्या होता है, निर्माण कहीं ना कहीं संपन्न होता है। और अगर हम कहें जीवन और जन्म की, जीवन और मरण की अगर बीच की अगर बात करें तो उसमें क्या संबंध होता है? इसमें जीव और मन, क्या जीव और मन का सभी तरीके से निर्माण करती है और भौतिक तत्वों में संयोग प्रदान करती है। और पदार्थ केवल क्या होता है, केवल बाह्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। जो कोई पदार्थ होता है ना, पदार्थ क्या होता है, जो बाह्य वैज्ञानिक अध्ययन, जो कोई अणु होता है, वो आप किसी चीज का अणु लेते हो तो वहाँ उस चीज, उस मेटल, अगर किसी मेटल का धातु लेते हो, उसके अणु का अगर आप व्याख्या करते हो तो आप किसी व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर पदार्थ कहें या कोई पार्टिकल है उसका अध्ययन करते हो। अगर हम शरीर का अगर हम कहें, अगर हम खून के सैंपल लेते हैं तो हमारे शरीर की वो डीएनए या आरएनए की चीज़ों की क्या करती है, समीक्षा करती है, उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि आपके शरीर में खून की कितनी मात्रा है, कितनी वो स्वच्छ है, कितना चीज़ें हैं, बीमारी है क्या, इन चीज़ों का ये अध्ययन कराता है, याद रखिएगा। और जो ये नियम होता है, इस नियम के अगर आधार पर अगर हम अनुभव करें तो प्रत्येक तथ्यों पर हम जो व्याख्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, जो प्रकृति के जो नियम होते हैं उन नियमों के क्या है स्वरूप ही ये इसको रखा जाता है, उनके ऊपर ये इसे रखा। जब हम कहते हैं कि भैया जो दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखाया था कि भैया
यंत्रवादी जो यांत्रिक जो वादी जो प्रकृतिवाद होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जितना भी जो पदार्थ होते हैं, अगर पदार्थों की गति, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की गति की अगर हम बात करते हैं तो उनमें कितनी ज्यादा डेंसिटी होती है, कितना उनकी क्षमता होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से मूव करते हैं, और साथ ही अगर मैं कहूँ उनमें क्या प्राण जीवित है या प्राण विहीन है, और क्या होता है, जितने भी यांत्रिक चीजों की अगर हम बात करते हैं तो वो सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, प्राण विहीन ये यंत्र होते हैं, इनकी कोई धैर्य नहीं होता है, इनमें कोई धैर्य नहीं है, इसमें कोई प्रयोजन की बात करें, इसमें आध्यात्मिक शक्ति विराजमान नहीं होती है। अब मान लीजिए आत्मा आध्यात्मिक शक्ति की अगर बात करें, जो आप जो सजीव चीज है, मान लीजिए मनुष्य क्या है, सजीव तौर पे है, तो वो अपना, जैसे आप मान लीजिए कोई योगा कर रहे हो तो आप अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हो, अपनी चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने शरीर की उन चीजों को मूवमेंट या कहें उन चीजों को हिला सकते हो जो जीवित रह के। अगर हम यांत्रिक चीजों की बात करते हैं तो उसको व्यक्ति विशेष द्वारा उसको क्या है, क्रियान्वित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की भी कोई क्या होने प्रयोजन क्षमता नहीं हो, इसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर कहूँ ये मनुष्य जगत में अगर कहें, ये मनुष्य क्या है, पूरे संपूर्ण पृथ्वी में अगर कहें सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में ये माना जाता है, और ये क्या है, ये सचेतन तौर पे भी होता है, और उसका व्यवहार होता है, और व्यवहारिक प्रभावों पर वो क्या करता है, अपना नियंत्रण पा सकता है। अगर हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल अपने आप में किसी भी प्रकार का किसी दो पार्टिकलों के बीच रिएक्शन हो जाता है तो वो उस पर काबू नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य क्या होता है, अगर मनुष्य के बीच कभी कोई विवाद हो जाता है तो वो 2 पल के लिए उन विवादों को क्या करता है, कहीं ना कहीं स्थिर हो सकता है, उन चीजों को क्या करता है, कहीं ना कहीं रोक सकता है। तो ये प्रकृतिवाद, अगर यांत्रिकवाद की अगर बात करें तो ये क्या है, स्वतंत्र होता है। जो मनुष्य का जो बाह्य वातावरण होता है ना, जो जैसे जैसे मनुष्य वातावरण के बाह्य संपर्क में आता है तो मनुष्य क्या आता है, वो यंत्रों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करता है। अब मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, एक यांत्रिक तौर पे है, आप जब उसको क्रियान्वित करोगे, उसमें चाबी डालोगे, गियर डालोगे, एक्सीलरेटर डालोगे, तब जाके वो मूव करेगी। तो स्वतः वो नहीं करेगी, वो विशेष किसी बाह्य क्रिया के रूप में वो होता है। अब मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, मनुष्य क्या है, अगर आप बैठे, अगर आपके गाल में कोई मच्छर बैठा है तो वो तुरंत आपका जो शरीर है, जो मस्तिष्क है, उसको कहेगा तुरंत वो चीज खतरनाक है, उसको भगाओ, तो आपका हाथ तुरंत उसकी तरफ जाता है। तो ये क्रियाशील है। अब जो हम यांत्रिकवाद की बात करते हैं ये निष्क्रिय होता है, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा उसको क्या है, पुश किया जाता है, या फिर कोई केमिकल है, केमिकल में अगर रिएक्शन हो जाता है तो वो निरंतर क्या है, वो अंततः जब तक उसका खात्मा नहीं होता तो वो निरंतर उसमें क्या है, वो चीजें क्रियाशील ये रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, जब मनुष्य की जो प्रयोजनशीलता की अगर बात करें तो उसमें क्रियात्मक किस प्रकार से होता है, उसमें आध्यात्मिक गुणों की विवेचना करते हैं, और तमाम चीजों की हम उसमें चीजें करते हैं। याद रखिए, जब मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक रूप में जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो विचार है, इसकी जो विचारधारा है, विकास के सिद्धांतों पर ये विश्वास करती है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ था, जो अगर हम अपने पूर्वज मानते हैं, कहीं ना कहीं हम चिंपैंजी को मानते हैं, गोरिल्ला को मानते हैं, कहीं ना कहीं हम कहते हैं भैया ये हमारे पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं ये क्या है, जो हमारा जीव विकास का जो क्रम है, जो विकास के जो सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं हम उन पर कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम उन पे जो पाश्चात्य शैली के जो जितने भी फिलोसफर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी थ्योरी दी है, जैसे डाल्विनवाद का अगर हम बात करते हैं, अगर आपने इंटर में है, अगर आप लोगों की साइंस थी तो आपने अगर पढ़ा होगा डाल्विनवाद किसे कहते हैं। तो डाल्विनवाद में उन्होंने क्या करा, विकास के क्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि कभी क्वेश्चन बनता था कि भैया जो जीव विज्ञान में जो विकास क्रम का सिद्धांत किस व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो व्यक्ति कोई और नहीं, जो डाल्विन था। डाल्विन ने ही क्या करता, विकास क्रम का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो अपना मत था, जो इनके मतानुसार अगर हम बात करें, जीव के क्रम में विकास में मनुष्य का सबसे अंतिम अवस्था। देखिए, अगर हम देखें, अगर हम विकास क्रम की बात करें, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, कोई समुद्र से कोई एक ऐसे जीव के रूप में, अगर मछली के रूप में अगर जीव का विकास क्रम हुआ धीरे धीरे, मान लीजिए 4 पैरों में चलने वाला जानवर था, फिर 2 पैरों में चलने वाला रहा, फिर वो थोड़ा सा उसका जो मस्तिष्क था बहुत ज्यादा बड़ा था, फिर जाके उसके मस्तिष्क में थोड़ा सा मस्तिष्क छोटा हुआ, धीरे धीरे करके। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल से लेकर, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल से लेकर अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी तक की अगर बात करें विकास क्रम को देखें, तो
विकास क्रम में जो अंतिम छोर में जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति क्या है, मनुष्य है। मनुष्य क्या है, विकास क्रम का अंतिम वो प्राणी है जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, याद रखिएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विकास क्रम में जो मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य सबसे अंतिम अवस्था में है, इसमें क्या है, इसका मस्तिष्क का विकास के कारण क्या हुआ, मनुष्य ने कई भाषाओं का विकास करा। इसके फलस्वरूप उसने क्या करा, अपनी जो ज्ञान की जो शक्ति है या कहीं उन्होंने ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि करी, ज्ञान को कहीं संचित करना सीखा, उसने नए नए प्रयोग करे, नई नई चीजों का उत्पादन करा, समाज का निर्माण किया, संस्कृति का विकास किया, जीवन स्तर को उसने कहीं ना कहीं सुधारा, जीवन के दृष्टिकोण को समझा, नए नए आविष्कारों को किया। आज जिस कंडीशन में हम पहुंचे हैं 2021 में, तो कहीं ना कहीं जो विकास क्रम में जो अंतिम दौर पर जो मनुष्य था, तो उस मनुष्य की हम बात करें, और ये जो है नियमित रूप में और साथ ही करके विकास की संभावनाओं और वंशानुगत परिवेश पर ये निर्भर करता है, क्या है आपका जो जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की बात करें। हम जब प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद में विशेषकर क्या होता है, सिर्फ प्रकृति से संबंधित रिलेटेड जो होती हैं उनकी बात करते हैं, उनकी जो बाहरी चीजों का हम इसमें क्या करते हैं, पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं, याद रखना है। अब इसमें प्रकृति से संबंधित चीजों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतना सभी के समझ में आ गया है, तो बताइए आगे चलते हैं, बताओ। जी सर। विनीता, यस सर। अभी देखिए मैं पहले कह रहा हूँ, राणा जी अगर नहीं जुड़ना है तो स्पॉट से थोड़े से पहले बाहर हो जाइए। आप बताइए मेरे को एक चीज ये बताइए, अब मैं जो एक टॉपिक में आप बता रहा हूँ कि प्रकृतिवाद और शिक्षा किसे कहते हैं, कोई जानते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा को हम किस प्रकार से समझते हैं, बताइए। अरे कोई तो बताओ, कपड़ा है ये, नीरज राज जी बताइए। नीरज, नितिन, सोनी बेटा आप, कुछ नहीं बताओगे। शिक्षा में प्रकृतिवाद का तात्पर्य तो है शिक्षा व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होता है, तो उसमें वो ही सीखता है, तो ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, देखिए अगर हम बेसिकली अगर बालक के रूप में अगर आपने छेड़ दी है बात, देखिए बालक तुरंत ही जब पैदा होता है वो किसके संपर्क में आता है, अपने प्रकृति के संपर्क में आता है। वो तमाम जो चीजें सीखता है, ठीक है, जो चीजें अनुभव करता है वो अपने वातावरण से सीखता है, प्रकृति के गोद में रहकर सीखता है। शिक्षा तो हम बाद में देते हैं उसको, जब वो 5 साल का होता है, 5 साल के बाद जब होता है तो उसके बाद उसको हम स्कूल भेजते हैं, तब जाके हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम चीजें कहाँ पर रह के सीखता है, वो सारी चीजें सीखता है प्रकृति के वातावरण के आंचल में, वो तमाम चीजें सीखता है, हर चीजों को अनुभव करता है, क्या चीज खाने की है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा चीज करने से क्या होता है, वो तमाम चीजों का जो अनुभव करता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रकृति के संपर्क में आके ही वो उन चीजों को क्या करता है, निष्पादित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम कहते हैं कि प्रकृतिवाद और शिक्षा का अगर हम बात करते हैं तो प्रकृतिवाद का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में ये हुआ है। देखिए प्रकृतिवाद की अगर जब बात करते हैं तो प्रकृतिवाद का जो जन्म हुआ है वो आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, याद रखना। अब प्रकृतिवाद में कई ऐसी उप संप्रदाय या कहें मूल रूप से एक एक करके उसमें कुछ ऐसी भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि भैया मैं कहूँ कि भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद होता है, भौतिक के रूप में भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगर हम शिक्षा के तौर पे देखते हैं, अगर भौतिकवाद की अगर बात करते हैं भौतिक विज्ञान में, अब भौतिक विज्ञान में क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें तमाम चीज़ों का निर्माण होता है, भौतिक के मतलब जिसमें अलग अलग चीज़ें का निर्मित होती हैं, जैसे गैजेट के रूप में होता है, ठीक है। इसमें प्रकृतिवाद से इसका कोई संबंध नहीं है, प्रकृतिवादी शिक्षा से इससे कोई संबंधित नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब हम यांत्रिकवाद प्रकृतिवाद की अगर बात करते हैं और साथ ही उसमें जो जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक क्रांति
ये लाई। अब देखिए क्रांति कैसे लाई, कहीं ना कहीं जब जीवन के, मैंने कहा कि मनुष्य जहाँ से प्रारंभ हुआ अंतिम छोर में जो मनुष्य पैदा हुआ, जो परिपक्व हुआ, जो आज का मनुष्य आप जो देख पा रहे हो, जो क्रांतिकारी दौर कैसे हो, यांत्रिकवादी। अगर आज हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, ये क्रांति, ये क्या है, आपकी यांत्रिकवाद से प्रेरित है। हम कहीं, तुम कहीं, हम एक मंच पर आकर ये चीजें साझा कर रहे हैं, तो ये यांत्रिक प्रकृतिवाद के रूप में ही है। तो अब अगर हम जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की बात करें, जो अभी मैंने आपको समझाया, तो वो उसके अंतर्गत तमाम चीजें समावेशित हो जाती है, वो उस क्षेत्र में ये आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया प्रकृतिवाद की, अगर मैं शिक्षा में प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो आंदोलन की अगर बात करते हैं, प्रकृतिवाद का जो आंदोलन हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बेकन है, और मेक एक आता है यहाँ पर कमेनियम हो गया, ए बेकन, ये दो शख्स हैं, कमेनियन और बेकन, इनके द्वारा प्रकृतिवाद शिक्षा का क्या गया था, आरंभ किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का में प्रकृतिवाद का आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो बेकन हो गया और कमेनियन करके वो दो शख्स हैं, इन दोनों को इसका श्रेय जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए इसमें अपनी थ्योरी रूसो है, रूसो ने भी इसमें अपनी थ्योरी दी है, रूसो ने इसमें क्या है, इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। देखिए इन दोनों ने इसमें प्रकृतिवाद का जो प्रारंभ तो किया, मगर इसको जो चरम सीमा पर जो ले गया, जो शख्स ले गया, वो आपको रूसो ले गया इसको। ठीक है, रूसो द्वारा इसको उसके चरम तक पहुंचा गया। प्रकृतिवाद में जो शिक्षा का अगर हम बात करें, शिक्षा के अगर क्रमबद्ध तरीके से जो शिक्षा को विस्तारित किया गया था, वो हर्बर्ट की एक पुस्तक है एजुकेशन इन्वायरमेंट करके, मूवमेंट ऑफ फिजिकल करके आता है। ठीक है, एजुकेशन इन्वायरमेंट मूवमेंट एंड फिजिकल, ये जो किताब है, इसमें हार्वर्ड ने इसमें प्रकृतिवाद से संबंधित और उसका जो सस्पेंस है, वो उसका संबंध में प्रकृतिवाद और शिक्षा का संबंध से संबंधित क्या है, अपने एक थ्योरी इसमें गढ़ी है। अगर हम उनके आधार पर देखते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से जो द्रव होता है, द्रव में किस प्रकार से चेतना से उसमें आत्मा की उन्नति की जा सकती है, उसके फलस्वरूप अगर हम शिक्षा की अगर परिभाषा कहें, प्रकृतिवाद में शिक्षा की परिभाषा अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा शरीर के अंगों में उत्पन्न होती है, याद रखना, जो शिक्षा होती है वो शरीर के अंगों में उत्पन्न होती है और उन्हें क्या करती है, जीवन में योग्य बनाती है। कहने का मतलब है कि भैया कभी क्वेश्चन बनता है कि जो ये शब्द कहे गए हैं शिक्षा के अंतर्गत, जो ये कहा गया कि शिक्षा शरीर के अंगों को उत्पन्न करती है और उन्हें क्या करती है, जीवन के योग्य बनाती है, ये किसके द्वारा की, ये कहाँ पर ये शब्दों का वर्णन किया है, ये किसके द्वारा, हर्बर्ट द्वारा इन चीज़ों को कहा गया है। हर्बर्ट की एक पुस्तक है, पुस्तक एजुकेशन एनवायरनमेंट मूवमेंट ऑफ फिजिकल करके है, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। क्या कहा कि जो शिक्षा होती है वो शरीर के हर एक अंग में क्या होता है, उसको उत्पन्न करती है। हर शरीर के अलग अलग अंग में शिक्षा क्या करती है, उस चीज़ को उत्तेजित करती है, उसको उत्पन्न करती है और उसको जीवन जीने योग्य बना देती है, उसको कहीं ना कहीं वो जीवन को उन्नत दिशा में उसको पहुंचा देती है। याद रखिए, जब हम बात करते हैं कि भैया थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिएगा, प्रकृतिवाद और साथ ही अगर शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, तो ये उद्देश्य होते क्या हैं, तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, जब हम यंत्रवादी प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान को जन्म दिया जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान को जन्म कैसे दिया जाता है, तो यांत्रिक जो प्रकृतिवाद होता है, उससे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विज्ञान को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है। अब इसके आधार पर अगर देखें, तो जो प्रत्येक मनुष्य होता है, मनुष्य कुछ सहज क्रियाएं करके पैदा होता है, या कहें उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं पैदा हो जाती हैं जिससे वो सहज क्रियाएं, या कहें जो उसकी बाहरी पर्यावरण के संपर्क में जब वो आता है, तो वो क्या करता है, अपनी क्रियाओं को संपादित करता है, या अपनी क्रियाओं का उसमें क्या करता है, निर्माण करता है, और उससे सहज होकर वो क्या करता है, वो क्रियाएं करता है। मनुष्य अपनी विभिन्न क्रियाओं को कहीं ना कहीं संपादित करता है, और जो उसकी जो चीजें हैं, जो उसके भौतिक रूप में कहें या मस्तिष्क में जो उसकी शिक्षा है, उसके आधार पर कहें, तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे विभिन्न प्रकृतिवाद से कहें, प्रकृति से संबंधित ऐसी विभिन्न क्रियाओं को करता है, और कहीं ना कहीं उसकी सहायता लेता है। और जब वो सहायता लेता है, तो इसीलिए यांत्रिक प्रकृतिवाद में मनुष्य क्या होता है, उचित होता है, और उन चीज़ों का प्रयोग करता है, और उसमें सहज होकर जो क्रियाएं करता है, जो शिक्षा में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत बड़ा उद्देश्य उसका माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के।
सर। मुझे लग रहा है कि सारा कुछ हवा हवाई हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से जो चीजें हैं वहां से सीख लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। जहां पर वो चीजें नहीं होती हैं, अगर मान लीजिए कभी तो आप फ्री होते हैं तो मुझे फोन कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या पैदा हो रही है, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे से वो चीजें पूछ सकते हो। ठीक है ना, जी सर। किसी को कोई क्वेरी करनी है?